11 साल में मोदी ने पाकिस्तान के 3 जनरल को कैसे मात दी? ग्यारह साल में मोदी ने 3 बार पाकिस्तानी सेना को कैसे हराया? कैसे मोदी ने पाकिस्तान का एटॉमिक हैंगओवर उतार दिया? आंख दिखाने वाला पाकिस्तान अब क्यों डरने लगा है? नरेंद्र मोदी कैसे युद्ध नीति तैयार करते हैं? नरेंद्र मोदी की युद्ध नीति, यह वो सवाल है जिसको पिछले 11 साल से पाकिस्तान डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। कितने पाकिस्तानी जनरल आए, कितने जनरल गए, लेकिन कोई भी मोदी की युद्ध नीति के सामने टिक नहीं पाया। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब पाकिस्तान का जनरल था राहिल शरीफ। 2016 में जब मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का ऑर्डर दिया तो जनरल राहिल इस अटैक को नहीं रोक पाया। जब 2019 में मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया, उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी चीफ की वर्दी बाजवा ने पहनी हुई थी। बाजवा भी मोदी की युद्ध नीति समझ नहीं सके। और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के जनरल की कुर्सी पर बैठा था आसिम मुनीर। मुनीर के वक्त पाकिस्तान के सारे एयरबेस तबाह कर दिए गए। मुनीर भी मोदी को नहीं रोक पाया। मोदी कैसे युद्ध नीति बनाते हैं, कैसे दुश्मन की सोच से 100 कदम आगे का प्लान तैयार करते हैं, यह आज हम आपको बताते हैं। ये तस्वीरें 2018 की हैं, जब रूस के व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान आए थे। तब पाकिस्तान ने इस दौरे की अहमियत नहीं समझी थी। 7 साल पहले नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त से जो हथियार मांगा था, वो पाकिस्तान के लिए काल साबित हुआ। साल 2018 में मोदी ने S-400 की डील की थी, जो 2025 में इंडियन फोर्सेस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। मई में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई तो S-400 के खौफ की वजह से पाकिस्तानी जेट्स टेक ऑफ करने से डर रहे थे। They turned out to be a game changer in this. उनकी long range, the radars, the missile system could threaten the enemy aircraft well inside their own territory. तो हम कुछ ऐसा कर पाए कि वो अपने टेरिटरी में भी ऑपरेट नहीं कर पाए। इनकी रेंज उनके वेपन्स की रेंज से ज़्यादा थी, तो वो कभी वेपन रिलीज रेंज तक भी नहीं आ पाए थ्रेटन हुए बगैर, और जो आए फिर उनको क्षति का सामना करना पड़ा। So this was a game changer. I think we again must thank some people. One of them I can see here sitting here, who was a pusher. I remember when जब बोला जा रहा था कि इनको हमने फॉरवर्ड डिप्लॉय करना है, मैं खुद थोड़ा असमंजस में था उस समय। एडी कमांडर था कहीं पे कि नहीं ऐसे वेपन्स फॉरवर्ड डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। बट ये वेपन सिस्टम फॉरवर्ड डिप्लॉय होके दुश्मन के एरिया में बहुत दूर तक मार करके, और बिकॉज ऑफ इट्स हाई मोबिलिटी इट कुड शिफ्ट एंड वी कुड बीट द टारगेटिंग साइकिल ऑफ द एनिमी। जो वो एनिमी हमारे वेपन को स्पॉट करता था रडार अपना सैटेलाइट के थ्रू, और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट निकाल के अगर वहाँ वेपन फेंके, उससे पहले हमारा सिस्टम वहाँ से मूव कर चुका था। तो 2-4 वेपन ऐसी जगह गिरे हैं जहाँ हमारा सिस्टम पहले था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जो इस तरह का वेपन सिस्टम हमारे पास था। जंग एक गोली, एक गोले, एक धोखे, एक आतंकी हमले से शुरू हो सकती है, लेकिन जीतता वही है जो युद्ध के लिए हमेशा तैयारी करता रहता है।
आज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स फ्रंट फुट पर खड़ी है। पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर है। भारतीय सेना का इतना खौफ है, पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। आज जिन हथियारों ने, जिस टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा अंतर बना दिया है, उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में कर दी थी। मोदी 1.0 में भारत ने रूस से S-400, फ्रांस से राफेल, इजराइल से स्पाइस 2000 बम, स्पाइक मिसाइल, हेरोन ड्रोन, अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर, M777 हॉवित्जर तोप, P-81 एयरक्राफ्ट। भारत ने नई तकनीक के लिए रूस से हटकर अमेरिका, फ्रांस, इजराइल से रक्षा सौदे किए। मोदी ने जो हथियार पहले कार्यकाल में खरीदे थे, पहले 5 साल में सेना के लिए जो सौदे किए थे, उसी S-400 ने पाकिस्तान के जेट्स मार गिराए। उसी राफेल ने बहावलपुर और मुरीदके के अंदर मसूद और हाफिज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। अब अंदाजा लगाइए प्रधानमंत्री मोदी कितनी दूर की प्लानिंग करके चलते हैं। युद्ध ऐसे ही लड़े जाते हैं, ऐसे ही जीते जाते हैं। मई में 90 घंटे की लड़ाई के बाद नरेंद्र मोदी ने अगले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यह युद्ध निर्णायक होगा, आखिरी होगा। इसके बाद पाकिस्तान सदियों तक हिंदुस्तान को आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। पिछले 3 महीने में 2 लाख करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई है। ड्रोन, सरफेस टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस लॉन्चर, रडार खरीदे जाएंगे। 25 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 13 कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी। लो लेवल लाइट वेट रेडार, बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, QRF व्हीकल खरीदे जाएंगे। 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली रशियन R-37 मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान डर रहा है, क्योंकि अब जिन मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है, जिन हथियारों को आजमाया जा रहा है, वो जब युद्ध में उतरेंगे तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या कर सकती है, यह पाकिस्तान देख चुका है। अब अस्त्र क्या करेगा, यह पाकिस्तान को दिखाना बाकी है। अस्त्र मिसाइल की स्पीड 5,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर से 350 किलोमीटर है। अस्त्र को तेजस, सुखोई, MiG-29 से लॉन्च कर सकते हैं। इस मिसाइल का नाम प्रलय है। इसकी मार इतनी भीषण है, यह मिसाइल जहां पर गिरती है वहां पर राख के सिवा कुछ नहीं बचता है, इसलिए इसका नाम प्रलय रखा गया है। अब तक पाकिस्तान के खिलाफ इस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अब होगा। प्रलय की स्पीड 7,500 किलोमीटर है। 1,000 किलो वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। रेंज 500 किलोमीटर। एक अकेली प्रलय मिसाइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल डिपो को खाक बना सकती है।
पाकिस्तान का अस्तित्व पृथ्वी में होना ही खतरनाक है। इसलिए अगली बार पाकिस्तान पर पृथ्वी से ही प्रहार होगा। पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है। न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। वजन 4600 किलो। इस मिसाइल को आर्मर्ड ट्रक से भी लॉन्च कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी खासियत है, वो सुनते हैं, समझते हैं, फिर फैसला लेते हैं। अपनी ताकत, दुश्मन की कमजोरी को कैलकुलेट करने के बाद निर्णय लेते हैं। मोदी का कोई भी फैसला जोश में नहीं होता। एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, कहां तक होगा, सब पॉइंट पर बारीकी से बात होती है और हर फैसले के अंजाम की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। रात को उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हम सभी को मालूम है, और बाद में उन्होंने स्वयं बताया पूरी रात जगे थे और पूरी रात उनको ब्रीफ किया जा रहा था नक्शे पर कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये लौटा है, ऐसा हुआ, अभी ये अवेट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि he will order and go to sleep. No, he is very much part of the war battle on the war front. He may not be there physically, but his support is available to every soldier of the country. दोनों देशों के बीच में एक वॉर जैसा माहौल हो, इनके बारे में वह बहुत कुछ जो हमारे ज्येष्ठतम फोर्स के प्रतिनिधि हैं उनसे वह चर्चा करते थे और उनकी पूरी बात सुनी जाती थी। बड़े आदर के साथ प्रधानमंत्री जी उन लोगों की बैठकों में उनकी बात को सुनते थे। प्रायः बैठकों के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तब भी थे, अब भी हैं, श्री डवाल, उनसे प्रधानमंत्री जी का विचार विमर्श होता था। बहुत से ऐसी बैठकों में कोई नहीं रहता था। प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री के वो भी नहीं रहते थे। बहुत से में उनको श्री डवाल बताते थे कि ऐसी चर्चा हुई है। लेकिन आई वुड से दैट एज political head, he was keeping a full control on these international developments, and his guidance, clear orders were always available to the force for implementation. 2014 से पहले पाकिस्तान ने एक सोच बना ली थी, वो आतंकवाद के वेश में हिंदुस्तान को जख्म देंगे और हिंदुस्तान सिर्फ शोर मचाएगा, यूएन तक जाकर चिल्लाएगा। कुछ वक्त में यह गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी 180 डिग्री बदल गई। – 2016 में पीओके में घुसकर पाकिस्तान आर्मी की नाक के नीचे सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तानी सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब धमाके हुए तो आंख खोली। 2019 में पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने बम गिराए, आतंक का ट्रेनिंग सेंटर तबाह कर दिया। 2025 में आतंक के आकाओं के अड्डों पर मिसाइल से हमला हुआ, पाकिस्तान एयरबेस में धुआं उठा दिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। जो बातें पाकिस्तानी सेना को असंभव लगती थी, जिस युद्ध नीति की तरफ पाकिस्तानी आर्मी ध्यान तक नहीं देती थी, वो अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर बन गया है। यह हो पाया मोदी के एक फैसले की वजह से। पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से मैं डिफेंस कवर कर रहा हूं। कई उतार चढ़ाव इन सालों में देखने को मिले, लेकिन पिछले 11 साल आत्मनिर्भरता,
देश को और आगे ले जाने के लिए पूरी सक्षमता के साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट तीनों सेनाओं को दी, यहां तक कि लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, भरोसा जताया। आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ तीनों को यह भरोसा दिलाते हुए खुली छूट हर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ ऑपरेशन करने की दी और इसका ऑन ग्राउंड पूरी तरह से नतीजा देखने को मिला। हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने हमें क्लियर डायरेक्शंस दी, कोई हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। फुल फ्रीडम वाज गिवन टू अस टू प्लान एंड देयर वाज जॉइंटनेस। ऑल द थ्री सर्विसेज वी वर sitting together, discussing together, planning together, along with the CDS, along with other agencies, where NSA was a big part of doing that. So, because of this, I think the cohesive effort that came through, I think that was a major, lesson that we learnt, and that is a major positive that has come out of this operation. मोदी के शासन सूत्र का एक ही नियम है, नरेंद्र मोदी समस्या को लटकाते नहीं हैं, उसको भविष्य में खतरा बनने का मौका नहीं देते हैं। नेक्स्ट सरकार या अगली पीढ़ी के लिए समस्या को छोड़ते नहीं है, बल्कि अपने सामने ही उसका परमानेंट इलाज करते हैं। पाकिस्तान का परमानेंट इलाज का वक्त आ गया है। मोदी ने बड़ा फैसला कर लिया है। भारतीय राजनीति में कहा जाता था कश्मीर से 370 हटेगा तो पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा, लेकिन मोदी ने फैसला किया, 370 हटा और पाकिस्तान की तरफ से एक पत्थर तक नहीं चल पाया। अब एक और बड़े फैसले का इंतजार हो रहा है, वो है पीओके की वापसी का फैसला। पीओके को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सोच साफ कर चुके हैं कि पहले जो पाकिस्तान कश्मीर पर दावा करता था, अब वो पीओके को बचाने की कोशिश में लगा है। मोदी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या 29 से पहले पीओके की वापसी शुरू हो जाएगी? मई में 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने सीज फायर का झंडा उठा लिया था। इतने कम टाइम में इतनी बड़ी जीत वॉर हिस्ट्री में मिसाल है। लेकिन मई के बाद से इंडियन आर्मी की वॉर एक्सरसाइज का रेट अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। यह बताता है कि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऑपरेशनल एरिया में यह रैकी का रोल होता है। ये रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय सेना के, जो इस समय इस पूरे एरिया की रैकी कर रहे हैं। टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर इसकी पूरी जानकारी ऑपरेशनल एरिया में कमांड कंट्रोल सेंटर जो सेटअप है उसको दी जा रही है, और ये रैकी करते हुए इस एरिया को लोकेट कर रहे हैं ताकि एक एक दुश्मन के जो एरियाज हैं उनको देख सके, समझ सके और इसकी पूरी जानकारी दे सके। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना के एविएशन विंग में ये अटैक हेलीकॉप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि जो एविएशन मॉडर्नाइजेशन के तहत हाल ही के दिनों में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी भारतीय सेना में शामिल किया गया है और इस समय ये रुद्र 3 एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 3000 किलोमीटर की सरहद है। यह कश्मीर से लेकर गुजरात तक है। जब जंग होगी तो पहाड़ों में भी होगी, रेगिस्तान में भी होगी, और इसका फाइनल रिहर्सल शुरू हो चुका है। जब युद्ध होगा तो आर्मी दुश्मन के इलाकों में घुसेगी। टैंकों का सबसे भीषण रण होगा। संयुक्त शक्ति निश्चित विजय, और ये तैयारी है भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड फायरिंग के तौर पर। ये T-72 टैंक है, इसमें पूरी तैयारी की जा रही है ताकि ये एक्सरसाइज के लिए तैयार हो सके। हम आपको ये भी बता दें कि T-72 टैंक को केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए भी पूरी तरह से तैयार किया गया है। और रेगिस्तान में ये भारतीय सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट का एक एस, आप इसे टैंक समझ लीजिए। इस समय भारतीय सेना के पास T-90, T-72,
टैंक्स हैं और जोरावर लाइट टैंक्स की भी अभी टेस्टिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये है बीएमपी, जिसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आप कह लीजिए। एक साथ इसमें 3+7 की फॉर्मेशन में यानी 10 जवान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और ये क्वीन ऑफ बैटलफील्ड यानी इन्फेंट्री के लिए एक बहुत ही एस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। हालांकि हाल के दिनों में इसे और सक्षम किया जा रहा है, इक्विप किया जा रहा है। ये आसानी से पानी में फ्लोट कर सकती है। ये वो वेपन्स हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग समय पर इस समय भारतीय सेना करती आई है, जिसमें एमएमजी है, एलएमजी है, उसके अलावा मोटार है और साथ में कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है। T-72 टैंक जो कि इस समय रेगिस्तान में अलग अलग तरीके से पूरी तैयारी के साथ भारतीय सेना के इस इंटीग्रेटेड फायरिंग रेंज में अपना पूरा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखा रहा है। और यही वजह है कि इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको भारतीय सेना की ये पूरी तैयारी सीधा उस जगह से दिखा सके जहां पर इसे किया जा रहा है और इसी वजह से इसका नाम है संयुक्त शक्ति निश्चित विजय। इस समय भारतीय सेना के T-72 टैंक इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड है और इसीलिए ये लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही है ताकि अगर कहीं से भी एडवर्सरी कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको जवाब दिया जा सके। सर, ये जो फायरिंग है इसका एक्सरसाइज के द्वारा क्या मकसद है? इसमें हमारा मुद्दा है कि हमारे टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स आपस में मिलाप करके तालमेल के साथ दुश्मन पे प्रभावी कार्रवाई कर सकें, उसका अभ्यास करना। इस समय आप देखें तो T-72 टैंक्स, उसके अलावा BMPs एक साथ आगे फायर कर रहा है और इंटीग्रेटेड फायरिंग का मकसद भी यही है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर ने रैकी की, उसके बाद उस जगह पर ड्रोन भेजे गए, चेक किया गया, आर्टिलरी के गोले आगे दागे गए और फिर उसके बाद अब ये मूवमेंट है टैंक्स और बीएमपीज का और इसी के जरिए दुश्मन के पूरे एरिया को ध्वस्त करने की ये भारतीय सेना की तैयारी है जो कि इस समय अभ्यास में की जा रही है। पाकिस्तान पर हमला कैसा होगा, क्या क्या चैलेंज होंगे, पाकिस्तानी सेना का पलटवार कैसा होगा, बारीक से बारीक बातों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये भारतीय सेना की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ये BMP-2 है। इसे हाल ही में इक्विप किया गया है। इसमें मिलान और कॉन्कॉर जैसी 2 एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। इस समय ठीक मेरे पीछे ये कॉन्कॉर मिसाइल को फायर किया जा रहा है जिसकी रेंज करीबन 4 से 5 किलोमीटर इफेक्टिव है और इसे बंकर बस्टर के तौर पे भी जाना जाता है। ये पूरी तरीके से इक्विप्ड है और चाहे रेगिस्तान हो या फिर अलग अलग टेरेन, वहां पर एक इम्पैक्ट रोल में ये काफी देखा जा रहा है और इसीलिए ये इंटीग्रेटेड फायरिंग का एक मेन और अहम मिसाइल भी है। मॉडर्न वॉर में ड्रोन सबसे खतरनाक हथियार साबित हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर भारत पाकिस्तान जंग में ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन से दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जंग जीतने के लिए, पीओके वापस लाने के लिए जवानों को आगे बढ़ना होगा। ये काम भारतीय युद्धवीरों को करना होगा, ये ड्रोन कभी नहीं कर सकते। भारत मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी जा रहा है। ये एमएमजी है, भारतीय सेना का एस इन्फेंट्री हथियार। ये 1 मिनट के अंदर करीबन 600 से 800 राउंड फायर कर सकता है और इसकी रेंज करीबन 600 से 1800 मीटर है और इसीलिए भारतीय सेना में ये अलग अलग मोर्चों पर तैनात है और इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया जा रहा है। आने वाले टाइम पर इसे और इक्विप किया जा रहा है और इसीलिए ये इंटीग्रेटेड फायरिंग में इन्फेंट्री यानी जिसे क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, भारतीय सेना के लिए एक एस हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये इंटीग्रेटेड फायरिंग में इस समय यहां इफेक्टिवली इसे फायर किया जा रहा है ताकि जब इसकी जरूरत पड़े तो ये बिना किसी चूक के फायर कर सके और दुश्मनों को पूरी तरह से तबाह कर सके। ये कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है। इसकी रेंज करीबन 800 मीटर से लेकर 2100 मीटर इफेक्टिव है अलग अलग एमिनेशन के साथ और इसीलिए इसे जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अलग अलग जगहों पर इंटरनेशनल बॉर्डर तक ऑपरेशन सिंदूर के समय इसका इस्तेमाल किया गया। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी क्योंकि पाकिस्तान अपने बंकरों की आड़ में छुपकर फायर कर रहा था, भारतीय सेना की अग्रिम पोस्टों को निशाना बना रहा था, इसीलिए उनके बंकर्स को बस्ट करना बेहद जरूरी था और एक निर्णायक रोल अदा किया उसमें कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर ने और इसीलिए इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेटेड फायरिंग के तौर पर दिन और रात दोनों समय इसे फायर किया जा रहा है ताकि इसकी कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ भारतीय सेना अभ्यास में और मेहनत के साथ
अब निखर सके, ताकि अगर जब भी ऑपरेशंस की जरूरत हो तो उसमें तुरंत ही पाकिस्तान हो या कोई भी एडवर्सरी हो, उनको ध्वस्त करने की इसमें काबिलियत हो। इसीलिए इंडिया टीवी सीधा आपको राजस्थान के इस रण से दिखा रहा है कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर का ये प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जो टारगेट दिए थे उसमें आर्मी और एयरफोर्स का सबसे अहम रोल रहा। अब तक आतंकवादी अड्डों को तबाह करना था। अब जो टारगेट मोदी देने वाले हैं उसमें इंडियन नेवी का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।